बच्चों कैसे हो सभी लोग। तो बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मेधावी परीक्षा क्लास 5th का पहला सैंपल पेपर है उसे हल करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप मेधावी परीक्षा के अंदर अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मात्रात्मक योग्यता। तो बच्चों इस समय स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं इस सेक्शन का, जिसमें लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। यानी एक तरह की इक्वेशन है जिसमें कुछ साइंस दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो बच्चों जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? आप यहाँ लगाएंगे बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले जब बोर्ड मास लगाते हैं तो डिवाइड किया जाता है। तो 25 को 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 5। तो 8 इंटू 4 प्लस 0 माइनस 5। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद किया जाएगा मल्टीप्लाई। तो 32 हो गया क्योंकि 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 माइनस 5। अब यहाँ पे प्लस होगा तो 32 माइनस 5 हो गया आपके पास। तो आपका आंसर आ गया 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा 27। ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ पर दिया गया? ये ऑप्शन 1 है, जो फर्स्ट है वो है 27। तो ये आपका रहा सही आंसर। आप लगाएंगे यहाँ पर 1 के ऊपर। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आंसर करें तो एक ही सही जवाब होगा, उसी पे आपको टिक करना है। यदि आप 2-3 सही जवाबों के ऊपर निशान लगा देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा और आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन बराबर है 200 किलोमीटर, तो मानचित्र पर कश्मीर और केरल के बीच की दूरी क्या होगी यदि वे जमीन पर 700 किलोमीटर है। तो बच्चों जैसा कि आप देखते हैं कि मानचित्र में छोटा होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर पर 200 किलोमीटर को माना जाता है। ये उसका स्केल होता है और साइड में लिखा भी होता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिंपल डिवाइड करना है। तो अब हम डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? 2700 को 200 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। अगर हम इनको यहाँ काट दें तो सीधा 2 से 27 को जब हम भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13.5। यानी कि आंसर नंबर 13.5 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है। तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है थर्ड, कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और परिमाप है 90 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हम बाद में लगाएंगे। हमारे पास यहाँ परिमाप दिया गया है, उसका पेरीमीटर दिया गया है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P, यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करके हम पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, यहाँ अब मैं करती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। कि हमारे पास P था, P हमारे पास दिया गया यानी पेरीमीटर 90 दिया गया है, बराबर हो गया 2। लंबाई दी गई हमारे पास 15 और ब्रेड्थ हमें नहीं पता, चौड़ाई हमें नहीं पता, तो मैं उसके लिए B लिख देती हूँ। तो 90। बच्चों यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब हम इसकी साइड चेंज करते हैं तो आपको पता होता है कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बराबर है 15 जमा ब्रेड्थ। तो जब हम 2 से 90 को भाग देंगे तो आंसर आता है 45, बराबर है 15 जमा ब्रेड्थ। तो ये हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया था अभी जो कि 45 इज इक्वल टू 15 प्लस ब्रेड। तो अभी यहाँ पे जो 15 है वो प्लस हो रहा है, तो जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माफ कीजिएगा, -15 बराबर है ब्रेड। तो 45 में से 15 गए तो 30 आंसर आता है। तो हमारी जो चौड़ाई है वो हो गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला होता है जो कि इस प्रकार से है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें पता है कि लेंथ थी 15। ठीक है बच्चों, लेंथ पता थी 15,
इंटू 30, तो हमारा आंसर हो गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लगा लेंगे अपने आंसर को टिक। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर सी, यानी कि थर्ड आंसर 450। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ध्रुव कक्षा 5 का छात्र है। ध्रुव के अध्यापक ने उसे पूर्ण संख्याओं का भाग करना, भागफल व शेषफल ज्ञात करना तथा साथ ही भाग की जांच करना सिखा दिया है। तो उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, कंक्लूजन हमें दिए हुए हैं और हमें उसमें से ये पता लगाना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो बच्चों पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि भागफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है। तो भाज्य वो संख्या होती है बच्चों जिसे भाग किया जाता है, और भागफल क्या होता है, जब भाजक से हम भाज्य को डिवाइड करते हैं तो जो संख्या हमारे पास आती है वो होता है भागफल, जो साइड में लिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आप डिवाइड करते हैं, यहाँ एक नंबर होता है, एक नंबर यहाँ होता है और कुछ नंबर आपको यहाँ मिलते हैं, तो इन्हें कहा जाता है भागफल। तो बच्चों क्या भागफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है? तो बात सही है ये वाली स्टेटमेंट। भागफल व भाजक का गुणनफल हमेशा भाज्य के बराबर या कम होता है। तो ये रहा आपका डिवाइजर और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अब बात करते हैं भाज्य, यानी कि जो डिविडेंड है, यानी कि ये जो नंबर है इसमें यदि हम भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें और प्लस उसके अंदर आप अपना रिमाइंडर ऐड कर दें तो आपको डिविडेंड मिल जाता है। तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये भी ठीक है। अगला देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि शेषफल भाजक से बड़ा होता है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन द डिवाइजर। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बच्चों इसका आंसर है आंसर नंबर 2 कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आप इसको 2 को मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक ट्रेन 1 घंटे में 166 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन द्वारा 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय की जा सकती है? तो बच्चों बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 166 को आप गुणा कीजिए 6 से, तो आपका आंसर आएगा तकरीबन 966। ये इसका आंसर रहेगा। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, 166 का आधा कर दीजिए, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 83 प्लस कर दीजिए 996 के अंदर 83 प्लस करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 1079 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो आपको इसको मार्क करना है, तो ये आपका आंसर 3 है, आप इसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो थर्ड आंसर आपका सही आंसर है। अच्छा बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो क्या कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो 3, 4 और 6 के साथ गुणनजों को दर्शाता है, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स को, यानी ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आती हो, 4 के पहाड़े में भी आती हो, 6 के पहाड़े में भी आती हो। तो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे चार्ट में ऐसी संख्या इन तीनों चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही है, और वो संख्याएं हैं यहाँ पर ऑप्शन 4 के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप कर देखिएगा तो हमें अच्छा लगेगा कि आप खुद इनको करेंगे और इन्हें समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्मार्ट चार्ट का एक क्वेश्चन है कि चार्ट को देखकर प्रश्न संख्या 7, 8, 9 व 10 के प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो एक चार्ट दिया गया है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो और कबड्डी के छात्र दर्शाए गए हैं कि कितने छात्रों को ये खेल पसंद है। अच्छा बच्चों एक जो इसके अंदर ट्विस्ट है वो ये है कि एक स्टार की जो वैल्यू है वो है 30। कितनी वैल्यू है? एक स्टार की वैल्यू है 30। तो यदि जितने भी स्टार्स हैं एक स्टार को 30 वैल्यू का माना जाएगा तो उसके आधार पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न कह रहे हैं कि खो खो पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो खो खो देख लीजिए कितने स्टार्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 स्टार्स हैं। यदि 4 को हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 120। तो इस समय इसका आंसर है 120, तो 120 को हम सही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
विद्यार्थियों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है? तो सबसे कम पसंद खेल देखने के लिए हमें वो खेल देखना पड़ेगा जहां पर सबसे कम स्टार्स हो। तो किस खेल में सबसे कम स्टार्स हैं? जी हाँ, फुटबॉल के खेल में सबसे कम स्टार हैं। तो आंसर रहेगा बी, यानी कि 2, वहां पर सबसे कम स्टार्स हैं। तो आप इसको सही निशान लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न के अंदर। कितने छात्र फुटबॉल की तुलना में कबड्डी को अधिक पसंद करते हैं? यानी कि कितने छात्र फुटबॉल और कबड्डी का यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले हम नंबर निकाल के लेकर आते हैं कि फुटबॉल की कितनी संख्या और कबड्डी की कितनी संख्या है। तो फुटबॉल को पसंद करने वाले 3 स्टार्स हैं, यानी 90 छात्र हैं। और कबड्डी को कितने स्टार्स हैं? 7 स्टार्स हैं। तो 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 210 आता है। तो 210 में से 90 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 210 में से 90 गए तो हमारा आंसर आता है 120। तो यानी कि इसका आंसर है 1। तो ये आंसर ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राहुल के परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें से 4 बड़े लोग हैं और 2 बच्चे हैं। तो उसने एक केक खरीदा, परिवार के सदस्यों में बांटा। अगर दोनों बच्चों को केक का 1/3 भाग मिलता है तो बड़ों के लिए कितना केक बचेगा? तो बच्चों आइए एक इमेजिनरी केक बना लेते हैं। मान लीजिए ये केक है, तो इस केक के 3 हिस्से किए गए, एक हिस्सा बच्चों को दे दिया गया। अब हमारे पास 2 हिस्से बच गए हैं, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। और कुल हिस्से कितने थे? कुल हिस्से थे 1, 3 हिस्से थे। तो 3 में से 1/3 भाग बच्चों को दे दिया गया। तो अब हमारे पास कितना हिस्सा बचा? 1 और 2, 2 हिस्से बचे। कितने में से? टोटल कितने थे? 3। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा 3, 2/3। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए बच्चों, तो एक पोर्शन हमारे क्वेश्चन पेपर का हल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पोर्शन को। बच्चों देखो बहुत आसान है। यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है आपको इसको पूरा करना है। तो जब आप पूरा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? देखिए यहाँ पर मैं इसको यही पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से एक लाइन आएगी, प्लस एक इस तरीके से बॉक्स आकर और इस तरीके से आएगा। तो देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं अगली इमेज कि देखिए सामने सामने 2 ट्राइंगल हैं। तो इस तरीके से इसके सामने क्या आएगा? इसके सामने एक सर्कल आएगा। और सर्कल कौन सा आएगा? जो बिल्कुल मिडल में हो। तो ये वाली ए इमेज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि आप उस आकृति को पूरा करके देखिए पेपर के अंदर ही। तो आइए इस आकृति को हम भी पूरा करते हैं। इस तरीके से ये सर्कल पूरा किया जाएगा और उसके अंदर एक लाइन खींची जाएगी जिसके अंदर एम की एक आकृति बनी होगी। तो बच्चों कौन सी इमेज आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल ये वाली इमेज, क्योंकि ये सर्कल पूरा हो रहा है। तो थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीना शुरुआत में अपने स्कूल की तरफ मुंह करके खड़ी थी, उसने बाद में घड़ी की दिशा में घूमकर पश्चिम की ओर मुड़ गई। वह किस कोण से घूमी है? तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब रीना यहाँ पर मुंह करके खड़ी थी, इस तरफ उसका मुंह था और उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ गई। तो बच्चों एक बारी दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं कि दिशा किस तरफ है। ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो बच्चों यहाँ से वो सीधा इस तरफ मुड़ गई, यानी कि उसने पूरा इतना एरिया कवर किया। ठीक है बच्चों, तो यानी वो कितना घूमी? इतना पूरा एरिया वो घूमी है इस तरीके से। तो यानी 180 डिग्री की उसने कोण के हिसाब से वो घूमी है। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि दी गई आकृति के अंदर त्रिभुज को गिने। तो हम त्रिभुज को ऐसे ही गिनते हैं कि एक तो ये जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये, इसके बाद 2 आधे आधे त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बीच में 4 त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 और ये जो 4 त्रिभुज हैं 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए। तो 4 5 6 और 7, तो आंसर रहेगा सही 7। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न 16 कह रहा है जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार शब्द का चयन करें और जो अंतिम शब्द है उसी प्रकार संबंधित है। तो मतलब शेर मांद में रहता है, तो बच्चों घोड़ा कहाँ रहेगा? जी हाँ, सही जवाब है घोड़ा। घोड़ा रहेगा ऑप्शन 3 अस्तबल में। बच्चों आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो आपके पास कुछ संख्याएं दी गई हैं 3 7 15 31 और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है कि अगली संख्या कौन सी होगी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप क्या करते हैं? आप पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो बच्चों देखो अगर पैटर्न समझने की कोशिश करोगे तो 3 दूनी 6, मतलब 3 के बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और +1, यानी ये फॉर्मूला हो रहा है कि 3
इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब 7 आ गया तो 7 को भी वही 7 गुणा 2 जमा 1 बराबर 15। फिर 15 के साथ भी यही हुआ कि 15 गुणा 2 जमा 1 बराबर 31। तो इस तरीके से यहाँ ये फॉलो किया जा रहा है। तो 31 को किस तरीके से होगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 31 गुणा 2 बराबर हो गया 62, और इसमें जब प्लस 1 किया तो हमारा आंसर आ गया 63। तो इसका मतलब आंसर 1 ठीक है, 63 ठीक है। तो यहाँ आंसर 1 रहेगा। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह। तो बच्चों देखो सीधा सीधा दिया गया है कि इसमें संख्या को 10 से गुणा किया गया है। 12 को 10 से गुणा किया 120 आ गया। तो इसी तरह 25 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 250। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विषमता का चयन करें, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, हाथी। इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। तो इसमें क्या सही ऑप्शन होगा, इसके अंदर अगर देखा जाए तो बाकी सारे जानवर पालतू बनाए जाते हैं। हाथी जंगली जानवर है, उसे लोग पालतू बना सकते हैं, कुछ जगहों पर बनाया भी जाता है, लेकिन असल में जो उसकी प्रकृति है वो एक जंगली जानवर की है। तो हाथी जंगली जानवर है, इसे हम आम घरों के अंदर पालतू नहीं बना सकते हैं। तो यही विषमता है जिसके आधार पर हाथी इसमें विषम है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रंग इंद्रधनुष में देखा जा सकता है। बच्चों इंद्रधनुष के रंगों की पहचान करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है विबग्योर का, कि विबग्योर का मतलब होता है जो सारे रंग इंद्रधनुष में है उसके नाम यहाँ पर है। तो इसके आधार पर सही आंसर है येलो यानी पीला। तो पीला सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट लैंग्वेज का पार्ट है। तो बच्चों ये आपके पास एक पूरा पैराग्राफ है, इस तरह का पैराग्राफ आपके प्रश्न पत्र के अंदर आपको मिलेगा। हिंदी का पार्ट है ये। तो आइए इसको शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों बहुत बड़ा पार्ट है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक चींटी थी, चींटी को बहुत प्यास लगी लेकिन पानी पीने जब वो गई तो नदी में गिर गई। एक कबूतर ने उसकी हेल्प की, और जब कबूतर को मदद की ज़रूरत पड़ी तो चींटी ने उसकी हेल्प करी। तो इसके आधार पर ही इसके प्रश्न उत्तर हैं। एक शिकारी था जो कबूतर को पकड़ने आया था, तो चींटी ने शिकारी से उसकी मदद करी। तो आइए देखते हैं क्या रहेंगे आंसर। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। आंसर 1 ठीक है, कर भला तो हो भला। उसके बाद है 22वां जो प्रश्न है कि चींटी नदी में कैसे गिरी, तो फिसल कर गिर गई थी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 23वां प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि जब कबूतर ने चींटी की मदद की नदी में डूबने से तो कैसे बचाया, तो उसकी तरफ उसने एक पत्ता फेंका था। तो ये पत्ता है, ये ऑप्शन रहेगा। थर्ड, कड़कती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कड़कती का पर्यायवाची शब्द है बहुत अधिक। जैसे कड़कती ठंड होती है ना, उस तरीके से ही। और कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने क्या किया, चींटी ने शिकारी को जोर से काटा। तो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि इसमें उर्दू और हिंदी में से एक पार्ट ट्राई करना है आपने। तो यदि आप उर्दू मीडियम के छात्र हैं तो आप उर्दू का पेपर ट्राई करेंगे, वो आपको क्लास में आपकी क्लास टीचर के द्वारा करवा दिया जाएगा। तो आइए लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों इस समय स्क्रीन पर हम लोग लैंग्वेज पार्ट 2 इंग्लिश में पहुंच गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक अनसीन पैसेज देख रहे हैं। अनसीन पैसेज ऐसा पैसेज होता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो इसलिए इसमें आपको अच्छी तरीके से इसे पढ़कर और आंसर्स देने हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत अभी लंबा है तो मैं इसके आंसर्स आप लोगों को बता देती हूँ। वेयर वॉज बुद्धा वॉकिंग, तो बुद्धा वॉज वॉकिंग इन द डीप फॉरेस्ट। तो ये है आंसर नंबर ए रहेगा इसका। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, तो ये रहेगा काइंडनेस। अगला है 28th क्वेश्चन, हु आस्क्ड बुद्धा हु आर यू मैन, तो ये उंगली माला है, ये रहा बी आंसर। 29th जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस ही स्वोर एंड शाउटेड एट बुद्धा, तो इसका सी रहेगा ऑप्शन। बुद्धा वेंट टू द फॉरेस्ट टू सेव उंगली मान फ्रॉम फर्दर सिन, तो ये रहा इसका सही जवाब। तो बच्चों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे आ गया आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का पार्ट। तो इसमें आपको सीधे आंसर्स देने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 26 नवंबर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान राजा थे, उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे चाणक्य। आंसर 1 ठीक रहेगा इसके लिए। भारत के गृह मंत्री कौन है, ऑप्शन 3 अमित शाह जी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन,
जैविक खेती क्या है? तो जैविक खेती कौन सी होती है? अंगों का उपयोग करके खेती की जाती है? नहीं। जीवों का उपयोग करके खेती की जाती है? ये भी गलत ऑप्शन है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, पौधे और पशु अपशिष्ट का उपयोग करके खेती की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आंसर है 1, सलीम अली जी को। अगला क्वेश्चन है 37, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह का शहीदी दिवस है। तो आंसर नंबर 3 रहेगा आपका। तो इसको आप ऑप्शन को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत एक महान भारतीय विद्वान किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र से ये संबंधित थे। तो और अगला प्रश्न है 39 फुटबॉल विश्व कप 2022 किसने जीता था? तो इसका आंसर है आंसर 1, अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना ने। तो इसको आप इस तरीके से क्लिक करेंगे। प्रश्न 40 देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2023 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो बच्चों इसका सही जवाब है 4, उत्तराखंड। तो 4 पे हम सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब सेक्शन F की तरफ चलते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में से हैं। तो आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न है ये 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघों और अन्य जंगली जानवरों की आबादी में गिरावट का कारण नहीं है? जब आप प्रश्न पढ़े तो ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है चौथा जवाब, और वो है जंगल में भोजन की कमी। तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा तैयार करने के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? आंसर सही है पहला, सिनकोना पेड़ की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जहरीली नहीं है? सांप की प्रजाति की बात की जा रही है। तो बच्चों इसमें से अजगर जहरीला नहीं होता है, क्योंकि अजगर अपने शिकार को उसके चारों तरफ कुंडली मारकर उसका शिकार करता है, उसकी जान लेता है। तो अजगर जहरीला नहीं होता है, बाकी तीनों प्रजाति जहरीली है। इसके बाद प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार चंद्रमा से जुड़ा है? तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है, ईद, क्योंकि कहा जाता है ना कि ईद का चांद दिखाई दे गया, तो चांद देखकर ईद मनाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 45 जो है हमारा, उसमें पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो सही जवाब है सेकंड, अंतरिक्ष यान की। जी हाँ, हम अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष में जाएंगे। तो इसको सही का निशान लगा देते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रश्न महाद्वीपों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इनका निर्माण पृथ्वी की गर्म गैसों के ठंडा होने से हुआ है। बिल्कुल सही बात है। प्रारंभ में एक केवल बड़ा महाद्वीप था, ये भी सही बात है। महाद्वीप एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं, ये गलत है। पौधे व पशु सभी महाद्वीपों पर नहीं पाए जाते हैं, ये सही है। तो बच्चों जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर, मतलब कि वो गलत है, तो इसलिए आप उस पर सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? तो प्रसुप्त है, सक्रिय है, विलुप्त भी है, ये प्रमुख नहीं है। तो ऑप्शन 4 के ऊपर हम राइट का निशान लगा लेते हैं। बच्चों 48 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। अब निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो जो आपको लगता है पढ़ने के बाद कि ये सही नहीं है, उसका चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन कहता है भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। दूसरा कह रहा है सभी अक्षांश रेखाएं व्यास में बराबर होती है। तीसरा कहता है पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं हैं। और चौथा कह रहा है सभी अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो बी गलत है, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाओं का व्यास बराबर नहीं होता है। जब आप विषुवत वृत्त से यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो व्यास कम होता रहता है, उसी प्रकार से जब दक्षिण की ओर चलते हैं तो भी अक्षांश रेखाओं का व्यास कम होता रहता है। तो ऑप्शन सेकंड ठीक नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन 49 है उसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका जवाब सीधा सा है, सौर ऊर्जा है। तो इस पे निशान लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न 50 की ओर हम आ गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही से मैचिंग नहीं की गई है। पहला है पियरिस दक्षिण अमेरिका, दूसरा है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्टेपीज मध्य एशिया और चौथा है सवाना अफ्रीका। तो बच्चों जो पहला ऑप्शन है वही गलत है, क्योंकि जो पियरिस घास के मैदान है वो कहाँ है? वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो आप इसका चुनाव करेंगे ऑप्शन ए का। आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया हमारा हिंदी का पार्ट।
तो ध्यान से देखेंगे हिंदी के पार्ट में हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास जो कह रहा है कि ईदगाह पाठ के अनुसार हामिद ने मेले में से क्या खरीदा था। तो मुझे पता है आप सभी लोगों को भी पता है, हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा था। अगला प्रश्न कह रहा है बाग आया उस रात कविता के कवि हैं नागा अर्जुन जी हैं। तो इनको क्लिक कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है किसी को मारने से ज़्यादा बहादुरी उससे बचाने में है। यह सीख हमें किस पाठ से मिलती है। तो ये सीख हमें मिलती है बिशन की दिलेरी पाठ से। क्यों? क्योंकि बिशन ने घायल तीतर को बचाया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। छोटी सी हमारी नदी पाठ की पंक्तियां नीचे दी गई है, कौन सी पंक्ति पाठ में से नहीं है। पढ़ लेते हैं सारी पंक्तियों को। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, पहाड़ पर्वत मैदान होकर सागर में जाने को तैयार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, रात को हुआ हुआ कर उठते हैं सियार। तो बच्चों जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बुक में से नहीं है, मतलब इस कहानी में से नहीं, इस पार्ट में से नहीं है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये छोटी सी हमारी नदी में से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 55 को, प्रश्न 55 को, कि क्या कह रहा है। पाठ्यपुस्तक अनाज रामायण गेहूं, इन शब्दों के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आइए चलते हैं एक बार विकल्पों की ओर। पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, सही है। अनाज जातिवाचक संज्ञा है, ये भी बिल्कुल सही है। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी बिल्कुल सही है। गेहूं जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन जो आपका लास्ट ऑप्शन है गेहूं जातिवाचक संज्ञा है, ये गलत है, तो आप इसको टिक करेंगे। ओके बच्चों, तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की ओर जो कि है इंग्लिश का पार्ट। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। पहला जो क्वेश्चन है वो है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टॉप्सी टर्वी लैंड। तो इसका आंसर है आंसर 3 H.E. विल्किंसन, इसके ऊपर राइट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 57 वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो। तो ये वो कहाँ थे, अगर आपने जब ये स्टोरी पढ़ी होगी तो वो थे अलोन ऑन एन आइलैंड। आगे की ओर देखते हैं कि अगले क्या कह रहे हैं। 58th क्वेश्चन कह रहा है गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ ड्वार्फ्स। तो इसको सही का टिक लगा देते हैं। अगला है विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, कि कौन सा पेयर सही मैच नहीं है। बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्योर ऑफ सिंगर्स, स्कूल ऑफ फिश। तो बच्चों ए जो ऑप्शन है बंच ऑफ फ्लावर्स, ये गलत है क्योंकि बुके ऑफ फ्लावर्स होता है। आइए आगे बढ़ते हैं 60th क्वेश्चन की तरफ। तो सिलेक्ट द वर्ड दैट डजंट मीन सेम एज अनहैप्पी। तो यहाँ पर है डिजेक्टेड का मतलब भी अनहैप्पी होता है, सैड का भी, सॉरोफुल का भी। तो जो ऑप्शन ए है फ्राइटेंड, उसका मतलब अनहैप्पी नहीं है क्योंकि उसका मतलब डरा हुआ होता है। तो बच्चों आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर हल हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया था रफ कार्य के लिए नीचे जगह है, तो यहाँ पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। पूरे पेपर को गंदा मत कीजिएगा, साफ सही से निशान लगाइएगा, सही ऑप्शन चुनिएगा, हर ऑप्शन को नहीं चुनना है। बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेधावी पेपर में ज़रूर उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।